अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रमोद जन भाया ने जीत हासिल कर ली है। उन्होंने भाजपा के मोरपाल सुमन को 15,594 वोट से हरा दिया है। वहीं निर्दलीय नरेश मीणा तीसरे नंबर पर रहे। नतीजों पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि वो जनता का आदेश स्वीकार करते हैं। वहीं पीसीसी चीफ डोटासरा ने भाया को जीत की बधाई दी। हार के बाद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भावुक होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जनता ने जो प्यार आशीर्वाद दिया उसके लिए वो सिर झुकाते हैं। इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र किया जाए तो बिहार चुनाव के नतीजे साफ हो गए हैं। जी हां, 243 सीटों के रुझान में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। परिणामों में एनडीए को 2020 के मुकाबले फायदा हुआ है। एनडीए के परिणाम में 202 सीटों पर जीत हासिल हुई है, यानी कि एनडीए को 202 सीटें मिल गई हैं। और भाजपा की बात करें तो भाजपा को 90, जदयू भी 84 के करीब सीटों पर विजयी हुआ है। वहीं महागठबंधन को लगभग इतनी ही सीटों का नुकसान हो गया है। पिछली बार 43 सीटों पर सिमटी जेडीयू इस बार 75 से ज्यादा सीटें आगे चल रही है, यानी कि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, ये कहा जा रहा है। वहीं 90 सीटों से ज्यादा सीटों पर बढ़त के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। लेकिन अंता उपचुनाव में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और फिर से प्रमोद जन भाया जीत गए। और साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि महागठबंधन जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था उसे हार का सामना करना पड़ा और एनडीए यहां पर जीत हासिल हुई और एनडीए को फिर से सत्ता वापसी मिल गई है। इसी पर होगी आज चर्चा। सीधे रुख करते हुए मेहमानों का। मेरे संग प्रवक्ता है बीजेपी से मदन प्रजापत जी, आपका स्वागत है। प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से संदीप कलवानिया जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही मेरे संग मौजूद है पॉलिटिकल एक्सपर्ट है विपिन भारद्वाज जी, आपका भी स्वागत है। और आदित्यनाथ शर्मा जी सराबी पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, आपका भी स्वागत है समाचार प्लस पर। संदीप जी, पहले आपका रुख करते हुए जीत की पहले आपको बहुत सारी बधाइयां कि आपने अंता बाई इलेक्शन में जीत हासिल कर ली है। दूसरा सर, कमल तो खिल ना सका लेकिन हाथ ने जरूर जादू चला दिया। संदीप जी। रूप से रीता जी, आपको समाचार प्लस के माध्यम से मैं अंता की जनता को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगा, उनका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जो 2023 में जिन उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक को वहां पर चुना था और वो उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाए और एक ऐसे उम्मीदवार को चुना जिनका राजनीतिक भविष्य पूरा अंधकार में था और दोबारा से उनको अंता की जनता को दोबारा से विधायक चुनने का अवसर मिला। तो अंता की जनता ने जो 2023 में जो गलती की थी उसको दुरुस्त किया और वहां के लोकप्रिय प्रत्याशी के तौर पर वो लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के तौर पर प्रमोद भाई जैन को उन्होंने विजय बनाया और जो पिछली बार जो गलती की थी उसको दुरुस्त किया। और भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी आरोप उनसे लगाए, तो आप देखिए लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो न्याय होता है वो जनता होती है और जनता ने इस बार जितने भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रमोद भाई जैन को जो आरोप लगाए थे उनको पूरी तरह से नकार दिया है और उनसे एक विश्वास की ठप्पा लगा दिया है कि अगर जनता अंता की कोई सेवा कर सकता है तो वो प्रमोद भाई जैन और कांग्रेस कर सकती है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आप देखें कि जो भी चुनाव आएंगे, चाहे पंचायत चुनाव आए चाहे नगर पालिका के चुनाव आए, उसमें हमारे को इसमें बहुत ही बढ़िया बढ़त मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी को जो आईना दिखाया है, जो 2 साल में उन्होंने जो जनता से जो वादे किए थे उनमें पूरी तरह से विफल है। चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हो, चाहे वो किसानों से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे महिला अपराध से जुड़ा हुआ मामला हो, पूरे सभी मामलों में पूरी तरह से विफल रही है। 25 की सरकार रही है, जो कि 25 के बाद में अब राजस्थान की जनता ने इनको आईना दिखा दिया है। ठीक है मदन प्रजापत जी, 2023 में तो देखिए आपका डंका बजा और अंता विधानसभा सीट पर आपने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2025 के बाई इलेक्शन में ऐसा क्या हो गया कि आपको हार का सामना करना पड़ा? बड़ी बड़ी बातें तो बहुत सारी कही गई थी, यहां तक कि पूर्व से वसुंधरा राजे हो या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मदन राठौर समेत कई ऐसे लोग थे जिन्होंने चुनाव प्रचार किया था। अब सारे सबके सब जो वादे थे धरे के धरे रह गए आपके, और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भैया आरोप तो आपके ऊपर लगे हैं, काम तो आपने नहीं किया। 2 साल तक जो देखा, तस्वीरें जो आई, ये इसका नतीजा हुआ है अंता उपचुनाव में। देखिए ऋचा जी, मुझे हंसी आती है जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते हैं। देखिए चुनाव, जब हम 2 पार्टियां चुनाव लड़ते हैं, 2 व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से एक की हार होती है, एक की जीत होती है। और लोकतंत्र में जनता का जनादेश जो होता है वो स्वीकार्य होता है। हम जनता के जनादेश को बड़े सिर माथे से लगा के अपनी हार को स्वीकार करते हैं और जो भी हार के अंदर कमियां रही होगी उसका आत्मचिंतन और मंथन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व बैठ के करेंगे, ये सीधी बात है। लेकिन मेरे कांग्रेस के जो मित्र है उन्होंने कहा कि
हमने आरोप लगाए प्रमोद जैन भाया पे, हमने प्रमोद जैन भाया पे हमने आरोप नहीं लगाए। ये कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिएगा कि स्वर्गीय भरत सिंह कुंदनपुर जी ने जो आरोप लगाए थे, आज क्या वो क्लीन चिट हो गई? इनके कहने के मतलब से, इनके हिसाब से जो भरत सिंह कुंदनपुर जी जो बोल रहे थे वो झूठ बोल रहे थे ना। मतलब ये नकार रहे हैं अपनी पार्टी के सीनियर नेता का कि जो आरोप प्रमोद जैन भाया पे लगाए हैं भरत सिंह कुंदनपुर ने, वो सारे निराधार थे। ये और अशोक गहलोत जी को जब सर के बाल मुंडवा के दिए थे भरत सिंह कुंदनपुर जी ने, आज तक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का किसी तरीके का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि उन्होंने कहा हो कि प्रमोद जैन भाया ईमानदार है और भरत सिंह कुंदनपुर जी आप झूठ बोल रहे हैं। क्या चाहेंगे मदन जी? जनता ने बता तो दिया है। अगर जनता को यहाँ लगता कि वो भ्रष्टाचारी है तो वो नहीं जीत पाते। ऋचा जी, चुनाव का जीतना या हारना किसी को चुनाव जीतना या हारना न्यायालय का फैसला नहीं होता है। जो प्रमोद जैन भाया के ऊपर 19 मुकदमे दर्ज हैं, जिनके ऊपर न्यायालय के अंदर विचाराधीन है, उनका फैसला आएगा जब पता चलेगा कि वो भ्रष्टाचारी है कि नहीं है। भ्रष्टाचारी का सर्टिफिकेट देना या भ्रष्टाचार से मुक्त करना ये न्यायालय का काम है, ये यहाँ का नहीं है। अगर ठीक है, यानी कि सीधी बात यही है ना मदन प्रजापति जी कि आप जनता को नहीं समझा पाए कि भैया वो भ्रष्टाचारी है, उन्हें वोट मत कीजिए। गलती तो फिर आपकी, कमी आपकी तरफ से रह गई है। फिर ऋचा जी, मैंने आपको बड़े प्रेम से और बड़े शालीनता पूर्वक मैंने अपनी हार को स्वीकार किया। मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी हार को स्वीकार किया है और मैं आपको कह रहा हूं, मैं फिर आपको एक बार दोहरा देता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये किसी ईवीएम को दोष नहीं देगी। आज मैं समझता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ के ईवीएम के लिए तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आज देश के अंदर बड़ी जोरदार चीज हुई है। आज बिहार के जो चुनाव है उन्होंने दिखा दिया है। ठीक है, बिहार पर मैं बात करूंगी, बिहार पर बात भी करूंगी। संदेश दिया है, स्पष्ट संदेश दिया। दूसरा एक चीज, ये बार बार ये जो कहते हैं ना, आपने एक चीज बोली कि हमने चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री लगी, वो लगी, सभी पार्टी के सभी नेता जाते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा वहां कोई पिकनिक मनाने तो नहीं गए थे ना, 5 दिन से टीकाराम जूली नहीं बैठे थे ना। अरे सर, अगर ठीक है, अगर अशोक गहलोत भी गए, टीकाराम जूली भी गए, तो उसका फैसला दिख गया ना सर, उसका परिणाम क्या हुआ देख लिया ना आपने कि प्रमोद जैन भाया जीत चुके। ठीक है, फिर से रुक करूंगी मैं आपका। ठीक है, विपिन भारद्वाज जी, अगर ये हुआ कि अगर जीत जाए तो ही नेता जाएंगे, सिर्फ कांग्रेस में होता है। भारतीय जनता पार्टी पूरा, कोई हार हो या जीत हो, पूरा चुनाव पूरे दमदारी के साथ में लड़ती है, पूरी जिम्मेदारी के साथ लड़ती है, पूरी ताकत के साथ लड़ती है। ये जो एक मैं आपको खत्म करता हूँ, मेरा सेंटेंस खत्म करता हूँ, ये जब जीत का एहसास नहीं होता है, जब ये ऐसे होता है ना, जब ये बिदके रहते हैं, छुपते रहते हैं होने कोनों के अंदर। और मैं इसका उदाहरण सीधा सीधा बता देता हूँ आपको, जब प्रमोद जैन भाया की रैली हुई थी उसके बाद में कितने, अरे कोई बात नहीं मदन प्रजापति जी, अगर इतनी बड़ी जीत के आगे इतनी सी अगर हार भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है कि। और उपचुनाव है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो साख थी वो जरूर यहाँ पे जरूर दांव पे लगी। ठीक है, ठीक है सर, मैं फिर से रुक करूंगी मदन जी, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास और मेहमान जुड़े हुए हैं। ठीक है, शोएब खान जी क्या हमारे संग जुड़ गए हैं? जी सर नमस्कार, आप नरेश समर्थक है। शोएब खान जी, आपके ही समर्थक एक और मेरे संग जुड़े हुए थे पहले जब चुनाव कराया जा रहा था, जब वोटिंग हो रही थी, उन्होंने कहा था कि अगर नरेश मीणा की यहाँ पर जीत होती है तो 2028 की रूपरेखा खींची जाएगी, और वो रूपरेखा होगी कि 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नरेश मीणा बढ़ चढ़कर आगे बढ़ेंगे। आप तो हार चुके हैं और तीसरे नंबर पर आए हैं आप लोग तो। खान साहब, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको कि हम लोग हारे नहीं हैं, हम लोग जीते हैं, क्योंकि 2 इस्टेब्लिश पार्टी हैं, उनके खिलाफ जाके लेना और 53,750 वोट लेना, ये अंता की जो आवाम है उसने हमें मोहब्बत दी है और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, अंता मांगरोल सिसवालियों का। ठीक है। दूसरी चीज रही कि बीजेपी और कांग्रेस, अब ये 2 इंजन की सरकार है और इस 2 इंजन की सरकार होते हुए भी ये पीछे रही, बड़ा अफसोस की बात है। और दूसरी चीज, ये 2 इंजन की सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने भी ये कहा था कि भाया रे भाया खूब खाया। बड़ा अफसोस की बात ये है कि इन्होंने अभी तक 2 साल हो गए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी। इसका मतलब ये लोग साफ मिले हुए हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ जनता को कि उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। अगर दोनों मिले हुए हैं खान साहब, फिर तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी खुशी मनानी चाहिए कि भैया भाया साहब जीत गए, अगर आप दोनों मिलों की बात कर रहे हैं तो। नहीं, खुशी बीजेपी तो मायूस है।
बड़ा अफसोस की बात है, डबल इंजन की सरकार होते हुए भी भाया के ऊपर इतने इल्जामात लगे हुए हैं, बावजूद उसके और इल्जाम की ठीक है। इनके प्रधानमंत्री जो हाँ। वो हेड उन्होंने लगाए, ठीक, उसके बावजूद उनके ऊपर एक्शन नहीं होता, इसका मतलब क्या है। दूसरी चीज मैं बता दूं आपको कि अंता के अंदर जो बीजेपी का जो हार्डकोर वोट था, जो जिसे हम कहते हैं ब्राह्मण और बनिया, ये जो है भाया के साथ गया है। बड़ा अनबिलीवेबल, मैं दंग रह गया इस चीज को देख करके कि वो वोट जो कभी जा ही नहीं सकता था, वो वोट सरका है भाया की तरफ। चलिए ठीक है, लेकिन वो आपकी साइड भी जा सकता था अगर आप पूरा यहाँ पर सहयोग उन लोगों का करते। तो ठीक है, आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी संग जुड़े हुए हैं विपिन भारद्वाज जी। विपिन जी, आपने अंता उपचुनाव देख लिया जहां पर भाया साहब को जीत दर्ज हुई है और बीजेपी और निर्दलीय हार चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र किया जाए तो कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस जिसे कहा जाता है, वो अब हार चुकी है और एनडीए की यहाँ पर बढ़ चढ़ के जीत हो गई है। इसीलिए क्या कहेंगे आप बाई इलेक्शन और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, बाई इलेक्शन में तो प्रमोद जैन भाई की जो जीत की अगर हम बात करें तो उनका माइक्रो मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग था। मैंने सुबह भी जब डिबेट चल रही थी, आई वाज हियर, तो तब मैंने बताया था प्रमोद जैन भाई का मार्केट पेनिट्रेशन बहुत ज़बरदस्त है। गली गली में उनके आदमी बैठे हुए हैं, ठीक है, करप्शन के चार्जेस है, उन पर आरोप है उनके ऊपर, बहुत सारी चीज़ें, तो उन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए उनका माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी के जो पूरा कैडर लगा हुआ था उनकी मेहनत पर भारी पड़ गया। मदन प्रजापति जी खुद वहाँ पे पिछले 15 दिनों से, मैं आई मीन शायद इससे भी ज़्यादा दिनों से वो वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, मैं नोटिस कर रहा था इनको। तो इनका गुस्सा होना या नाराज होना यहाँ पे लाजमी, आप बोल रहे थे कि आप इतना क्यों भड़क रहे हैं। अच्छा, अगली बात अपन करते हैं। मैं भड़क नहीं रहा, ठीक है सर, मैं हाँ। और फिर तो यहाँ पर प्रमोद जैन भाया का माइक्रो मैनेजमेंट बहुत प्रभावी रहा और पार्टी पूरी जब, अच्छा दूसरी चीज, अब आप ये नहीं कह सकते कि इतने सीनियर लीडर, वसुंधरा मैम थी, भजन लाल जी सब लगे हुए, फिर भी क्यों हार गए सुमन मोरपाल जी? ऐसा तो भाई साहब फिर अशोक गहलोत जी को बिहार में सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है, तो क्या फिर बिहार में कांग्रेस क्यों हार गई? कांग्रेस की सिर्फ एक या शायद 2 सीट, इतनी सी सीट्स आई है। तो ऐसा कभी अपन नहीं कह सकते कि सीनियर लीडर्स वहां पे होने के बावजूद वो पार्टी हार गई। अच्छा, अब बात आती है बिहार। अच्छा, अपडेट बता दे, 6 सीटें आई हैं, ये पूरी हमारी टेली भी चल रही है, सॉरी स्क्रीन पर कांग्रेस पार्टी को 6 सीट नहीं, ये अदर्स में मैम, इसमें कांग्रेस की अगर देखी जाए तो शायद मेरे हिसाब से 1 या सीट है। चलिए ठीक है, अकेली कांग्रेस की भी 6 सीटें फिर भी अगर महागठबंधन का दिखा रहे सर, 35 का महागठबंधन का, फिर भी अगर मैम अगर 6 सीट भी आई है ना कांग्रेस को, तो फिर भी सीनियर ऑब्जर्वर अगर अशोक गहलोत जी वहां, तो फिर क्यों हार गई कांग्रेस? ये चीज अलग होगी। अब वहां पर बिहार पे क्यों एनडीए जीती है, इसके मैं 3 रीजंस बताना चाहूंगा। ठीक है। सबसे पहले चीज, आज भी लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में बिहार में लालू प्रसाद यादव का 1990 से वो जो 15 साल थे, राबड़ी देवी और लालू यादव ने जो 15 साल राज किया, और उसमें जो गुंडा राज और जंगल राज था, वो लोगों के जहन में आज भी है। वो खौफनाक मंजर, अगर वहां की वो कहानियां सुनाई जाए ना तो रूह कांप जाएगी। पहली चीज तो ये, तो वो लोगों ने उनसे दूरी बनाई, पहली चीज। दूसरी चीज, नीतीश कुमार ने क्या किया, सबसे बेस्ट चीज वहां पे महिलाओं को खुश करने के लिए कई चीजें करी। फॉर एग्जाम्पल, आरक्षण दिया वहां पर गवर्नमेंट जॉब्स में, उसके अलावा बच्चियों को जो साइकिल वितरण होता है वो कर दिया, शराबबंदी करके महिलाओं को घर में सुरक्षा दी वहां पर। पहले क्या होता था मैम, 1 सेकेंड, लालू यादव के टाइम पे MY फैक्टर चलता था, मुस्लिम यादव फैक्टर, उसको नीतीश कुमार जी ने MY बोले तो महिला और युवा में बदल दिया। तो दूसरी चीज ये हो गई। तो इस तरह से वहां पर ये जो थंपिंग मेजोरिटी है, ये तो खैर चमत्कार मानता हूं, इतने सीट्स का एनालिसिस ना तो किसी न्यूज चैनल ने किया था, ना हम लोग बैठे एनालिस्ट हम लोग भी नहीं कर पाए थे, लेकिन ये जो 200 या इससे ज्यादा सीट्स आ रहा है, ये चमत्कार है वहां पर। ठीक है। आदित्यनाथ शर्मा जी, क्योंकि देखिए अंता को लेकर तो बहुत सारी जिक्र हो गई, सुबह से हम चर्चा भी कर रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे जीती। अब हम बात करें थोड़ी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि कहा गया है भैया जब मिला भत्ता महिलाओं ने बना दी सत्ता। एक पूरा आंकड़ा मेरे पास है, ये थोड़ा सा मैं जिक्र कर देती हूँ 2023 विधानसभा चुनाव और 2024 और 25 को लेकर। मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव हुए जहां पर 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को 1250 मासिक मिलने की बात कही गई। ये वादा किया गया था मैनिफेस्टो में, ऐसा जिक्र कर रही हूँ। तो बीजेपी फिर से सत्ता पर काबिज हो गई। कर्नाटक में 2023 में विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर भी मैनिफेस्टो में वादा किया गया कि महिला मुखिया को प्रतिमाह 2000, तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई। ये वादा कांग्रेस पार्टी ने किया था। हरियाणा 2024 में मैनिफेस्टो जारी हुआ जहां पर चुनाव होने वाले थे, जिसमें 2100 रुपए सहायता योजना के तहत महिलाओं को पैसे देने की बात कही गई और बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में काबिज हो गई। और वहीं पर दिल्ली का जिक्र किया, दिल्ली 2025 में जब मैनिफेस्टो जारी हुआ, महिलाओं को 2500 मासिक, जिसमें बीजेपी की सरकार बन गई।
अब बात करें बिहार की। आरजेडी ने माए बहन मां योजना के तहत 2500 हर महीने के देने की बात कही महिलाओं को, लेकिन यहां पर आरजेडी को कम सीटें मिली और आरजेडी हार चुकी है। और वही एनडीए ने वादा किया कि जो महिला है मुख्यमंत्री महिला रोजगार, उसके तहत विधवाओं, वृद्धों, दिव्यांग पेंशन का लगभग 3 गुना करने का वादा मैनिफेस्टो में किया। यानी कि महिलाओं का भत्ता जब जब बढ़ाया गया, जिस जिस राज्य में, जिस जिस चुनाव में, वहां पर महिलाओं ने सत्ता पर काबिज कर दिया उन पार्टियों को। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हो पाया। एनडीए तो जीत गई, लेकिन आरजेडी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। वादा तो उन्होंने भी किया था मैनिफेस्टो महिलाओं के लिए, ऐसा क्यों हुआ फिर? आदित्य जी। देखिए ऋचा जी, इसमें बात यह है कुल मिला के कि अगर आप सही परिप्रेक्ष्य में बिहार के रिजल्ट को देखेंगे तो उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है, जो अभी आपने जितने भी राज्यवार पॉलिटिकल पार्टीज के और राजनेताओं के प्रोमिसेस के गिनाए, वो प्रोमिसेस थे सिर्फ महिलाओं को लेकर, सिर्फ महिलाओं को लेकर। आदित्य जी, महिलाओं को लेकर या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसको हम कहते हैं एक लार्जर पॉलिटिकल नैरेटिव में, डीबीटी जिसको कहा जाता है, तो उसको वो सब वादे थे और वादों पे वो जितने भी दल, जिसने भी जो वादा ज्यादा किया वो सत्ता में आया। यहाँ पे वादा करके महागठबंधन और तेजस्वी यादव ने एक नैरेटिव बहुत अच्छा सेट किया था, लेकिन जो कुशल प्रशासक जाने जाते हैं नीतीश कुमार, उन्होंने वादे का इम्प्लीमेंटेशन तुरंत कर दिया। तो 10-10 हजार रुपए लोगों के खाते में सीधा ट्रांसफर, खासकर महिलाओं के माई बहन जो योजना थी मैनिफेस्टो से पहले, बाद में वादे का जो क्रियान्वयन है। तो एक महिला के तौर पे मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि मैं वादे पे जाऊं कि क्रियान्वयन पे जाऊं। मैंने क्रियान्वयन को चुना, पहली चीज। दूसरी बात, जो सबसे मेजर फैक्टर आज भी वहां पे है, हमने पूरे चुनाव और पूरे चुनाव की कवरेज के दौरान और उससे पहले भी हम लोगों ने और तमाम तरह के विश्लेषणों में नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर तमाम बहसें होती रही। लेकिन इस आज के रिजल्ट ने, जिसमें 202 सीटें एनडीए की आ रही हैं, उसमें से शायद 91 के करीब बीजेपी की हैं और 84-85 खुद जनता दल यूनाइटेड की हैं। 43 से 43 2020 में जिनकी 43 सीटें थी जिस पार्टी की, वो 43 से सीधा डबल करके 84-85 पे, 84-85 पे अपनी सीट का आंकड़ा ले जा रही है। तो ये दिखाता है कि जो भी बातें नीतीश कुमार को लेके, उनके स्वास्थ्य को लेके, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को लेके हो रही थी, वो उसको उन्होंने धूल चटा दिया है। उस शख्स ने 230 रैलियां की हैं पूरे चुनाव के दौरान। अगर स्वास्थ्य के आंकड़े से देखा जाए और स्वास्थ्य के उससे देखा जाए तो 230 रैली करना अपने आप में एक बड़ा काबिल तारीफ है। महागठबंधन कहाँ पीछे रह गया? महागठबंधन का पीछे रहना सबसे बड़ी चीज है कि एक तो जो नैरेटिव उन्होंने सेट किया था चुनाव का, उसके मोमेंटम को वो बहुत पहले लूज कर चुके थे। अच्छा, एक ये जो नारा भी दिया गया था महागठबंधन की तरफ से कि वोट छोड़ गद्दी चोर, ये कांग्रेस की तरफ से भी बोला गया था। बहुत सारी इसमें योजना, मतलब कार्यक्रम भी किए गए थे, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ा बिहार विधानसभा चुनाव में भी? देखिए, संदीप जी यहाँ बैठे हैं और संदीप जी चाहेंगे तो मैं उनको एक मुफ्त की एक राय दे सकता हूँ। बिल्कुल दे दीजिए, ताकि वो अपने संगठन को दे दे। वोट चोर वाला जो पूरा मामला है, उसका जितना उसको आगे बढ़ाना है, वो चुनाव के बाद या चुनावों से बहुत पहले की बात में की जा सकती है। और अब कल से वो उस वोट चोरी के खिलाफ एक आंदोलन इस पूरे देश में खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जो मोमेंटम वहां की एस्टेब्लिश किया था महागठबंधन ने अपने नैरेटिव से, अपने एजेंडा को सेट करके, और बहुत अच्छा नैरेटिव सेट किया था, और उससे जो मोमेंटम बना था वो उस वोट चोरी के पूरे मुद्दे को बीच चुनाव में बखान करने से कहीं ना कहीं लूज हो गया, क्योंकि लोग उससे जुड़ नहीं पाए। लोगों को चाहिए था कि आप क्या बातें करते थे। देखिए, एक बहुत सिंपल उदाहरण मैं आपको देता हूँ 2020 का। अगर 2020 का चुनाव आप सब विद्वत जनों को यहाँ पे याद है, तो 2020 में हालांकि एक फैक्टर ये था कि नीतीश कुमार और आरजेडी साथ चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के साथ, लेकिन तेजस्वी यादव ने बहुत क्लियर तरीके से मैसेज दिया था कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, और जो कि उन्होंने दी। आप आज भी अगर माइक लेके बिहार में जाएंगे तो लोग उस तेजस्वी यादव को उस नौकरी के देने के वादे के क्रियान्वयन के रूप में ही याद करते हैं।
लेकिन आपने इस चुनाव में क्या किया? आपने इस चुनाव में कहा हम हर घर में नौकरी देंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, भाजपा से यहाँ आदरणीय मदन प्रजापति जी, मदन जी, तो उनकी मशीनरी आप देखिए कि जो प्रधानमंत्री से लेके और नीचे कार्यकर्ता और इवन न्यूज एनालिस्ट, विश्लेषकों तक के जो बातें हैं वो सेम वही बातें हैं जो भाजपा ने अपने पीआर और अपनी पूरी इलेक्शन मशीनरी के तौर पे सेट करी। चलिए सर, थोड़ी सी समय की मेरे पास थोड़ी सी कमी है, एक एक कमेंट सबका ले लेते हैं। एक छोटा पॉइंट मैं बस कहना चाहूंगा सर, 10 सेकंड। हाँ, कमी रही इस चुनाव में, बस 10 सेकंड में, वो था कि कांग्रेस ने जिस यूनिटी से अंता में काम किया, ठीक है, वो यूनिटी उनकी बिहार इलेक्शन में कहीं ना कहीं कमी रही। ठीक है, देश भर से अपने नेता वहां भेजने चाहिए थे, वो नैरेटिव वो लोग वहां सेट नहीं कर पाए। चलिए, हाँ, चुनाव में मुझसे सीखना। संदीप जी, क्या बिहार में जो कांग्रेस की करारी हार हुई है तो उसमें क्या संवेदनहीनता की कमी रह गई थी या गठबंधन में कोई कमी थी? क्योंकि शशि थरूर भी, उनका बयान सामने आया, वो खुद कह रहे हैं कि बिहार में आपके ही नेता है, वरिष्ठ नेता है शशि थरूर, तो वो खुद कह रहे हैं कि भैया बिहार में तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एकदम खत्म ही हो गई है और कहीं ना कहीं आरजेडी की वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, सीधे आरोप थोप दिए। गीता जी, निश्चित रूप से जो बिहार का चुनाव है वो अप्रत्याशित रिजल्ट आया है। इससे पूरा गठबंधन और कांग्रेस पार्टी, पूरी कांग्रेस पार्टी इस पे मंथन करेगी। जहाँ कमी रही है और जो वहाँ के स्थानीय मुद्दों को हम टच नहीं कर पाए या हम जनता के विश्वास नहीं जीत पाए, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम उस पर समीक्षा करेंगे और जो गलतियां हैं उसको सुधार करेंगे। और जो वोट तोड़ वाला मुद्दा है वो पूरे देश के सामने है। हमने हमारे नेता प्रतिपक्ष में जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, तो कहने का चाह रहे हैं आपके बिहार में वोट चोरी हो गए क्या? वो निश्चित रूप से वो तो हमने पहले भी प्रमाणित किया है, चाहे आप हरियाणा में देख लें, चाहे महाराष्ट्र में देख लें, चाहे नहीं, कभी आप ईवीएम पे सवाल खड़े कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले भी फटकार लगा चुका है और कह चुका है, पहले भी आप लोगों से, आपको वक्त याद आ गया क्या? कहा था सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों से कि भाई जहां भी आप हार जाते हैं वहां पर ईवीएम खराब हो जाती है या वोट चोरी हो जाता है, यही आरोप लगाते रहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मदन प्रजापति जी, सर आप थोड़ी सी मुस्कुरा दीजिए क्योंकि बिहार में तो अब आपकी सरकार बन गई है, क्योंकि मैं बहुत देर से देख रही हूँ बहुत मायूसी आपके चेहरे पर है। हालांकि आपने कोशिश की थी अंत में, नो डाउट, तो आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन सर अब थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। देखिए वो तो मुस्कुरा रहे हैं, खान साहब तो काफी मुस्कुरा भी रहे हैं, उनकी मेहनत भी रंग लाई है, लेकिन ठीक है, पर सर मुस्कुराइए, बिहार में तो चुनाव जीत गए ना आप लोग। नंबर पे जाना पड़ता। देखिए ऋचा जी, हम हार से भी सीखते हैं और हम जीत से भी सीखते हैं। हाँ। हम दोनों का विश्लेषण करते हैं। लेकिन जो महिलाओं की बात आपने कही है कि महिला मतदाताओं का भरोसा किस पे? हाँ। महिला मतदाताओं का निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पे है, क्योंकि महिलाओं को गैस का सिलेंडर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। सही है, फिर तो महिलाओं ने जिता दिया आप लोगों को। ठीक है, श्वेत खान जी 10 सेकंड में एक जो महत्वपूर्ण बात, सर समय की समाप्ति हो रही, माफी चाहूंगी सर, मैं माफी चाहूंगी सर, मैं थोड़ी मजबूर हूँ, वरना मैं पूरा 1 घंटा जरूर खींच सकती थी सर, मैं माफी चाहूंगी। 10 सेकंड दे दीजिए मेरे को केवल। ठीक है, 5 सेकंड सर, 5 सेकंड पूरी बात खत्म कर दीजिए। हाँ, 5 सेकंड में कर देता हूँ। जो ये बार बार आरोप लगाते हैं, 2014 में चुनाव आ रहे तो राहुल गांधी जी ने कहा कांग्रेस में आत्मचिंतन करेंगे। 2019 में चुनाव आ रहे तो ईवीएम को दोषी ठहरा दिया। 2019 में चुनाव आ रहे तो चुनाव आयोग को इन्होंने दोषी ठहरा दिया, और अब चुनाव आ रहे हैं तो वोट चोरी। कांग्रेस आत्ममंथन, आत्मचिंतन करती नहीं है। और दूसरी खान साहब 5 सेकंड, ठीक है खान साहब 5 लास्ट कमेंट जी। ईवीएम जो है कांग्रेस ही लाई है और कांग्रेस के बच्चे हैं बीजेपी वाले, ये इससे खेल रहे हैं मस्ती में। ठीक है विपिन जी 5 सेकंड लास्ट कमेंट। नीतीश कुमार जी को जिताया महिलाओं ने। हाँ। महिलाओं के लिए जितना भी काम किया पिछले, सिर्फ मैं पूरे टोटल 20 सालों के बाद, लगभग जो 20 साल का शासन, फिलहाल बिहार सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन चुकी है सर, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। क्योंकि गठबंधन था तो ठीक है, वो बात एक ही जाती है। यहाँ पर महिलाओं का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है एनडीए गठबंधन को। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे संग जुड़ने के लिए। इस चर्चा में इतना ही, नमस्कार।